नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। 11 बजे की दो बड़ी खबरों का रुख करेंगे। इसमें पहली खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश दावा अधिकरण बनाने के लिए अहम कदम उठाने वाला पहला प्रदेश भी बन गया है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक ने भी योगी सरकार के इस मॉडल को चुना है। सूबे में किसी राजनीतिक जुलूस, विरोध प्रदर्शन या आंदोलन के दौरान यदि सार्वजनिक या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए दावा अधिकरणों में अपील की जा सकेगी। दूसरी खबर जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, महिलाओं और बच्चों को लेकर है। यूपी सरकार ने महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए योगी सरकार ने अहम कदम उठाया है। यूपी में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन गठित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। ये कदम यूपी में महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध की रोकथाम के लिए उठाया गया है। ये आज की दो बड़ी खबर, इस वक्त की ये दो बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं मैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, दंगाइयों पर योगी का प्रहार हुआ है। जिस तरह से राजनीतिक यात्रा में या फिर दंगों में या फिर किसी प्रदर्शन में कई जगह हमने देखा है कि दंगे भड़क जाते हैं तो सरकारी संपत्तियों को या निजी संपत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाया जाता है। ऐसे में इसके तहत ये बहुत बेहतरी होगी, क्योंकि अब ऐसे में दंगाई जो हैं वो डरेंगे, उनमें खौफ पैदा होगा, क्योंकि उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें अब अगर वो नुकसान पहुंचाते हैं और किसी का नाम उसमें आता है तो उसे इसकी पूर्ति करनी होगी। दूसरी खबर यह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं और बच्चों के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं उसको लेकर एक गठन की बात कही है। और ये दो बड़ी जो खबर है वो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दोनों ही बड़ी खबरें हैं वो प्रदेश की आम जनता के लिए ही हैं और प्रदेश की आम जनता की बेहतरी के लिए ही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ और मेरठ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश दावा अधिकरण बनाने के लिए कदम उठाने वाला पहला प्रदेश भी बन गया है। कर्नाटक सरकार ने भी सोमवार को योगी सरकार के इस मॉडल को चुना है। सूबे में किसी राजनीतिक जुलूस, विरोध प्रदर्शनों या आंदोलन के दौरान सार्वजनिक या निजी संपत्ति को जो भी नुकसान पहुंचाएगा तो उसकी क्षतिपूर्ति वसूलने के लिए दावा अधिकरणों में अपील की जा सकेगी। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां हासिल होंगी और वो उसी रूप में काम करेगा। दावा अधिकरण का फैसला अंतिम निर्णय होगा और उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकेगी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई दंगों में, कई विरोध प्रदर्शनों में संपत्ति का नुकसान होता है। इससे जो प्रदेश का विकास है उसमें कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है और रुकावट होती है। ये बड़ी बात है। आपको बता दूं कि इस अधिकरण के तहत क्या होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको मंजूरी दे दी है। कर्नाटक सरकार ने भी इसे फॉलो किया है। ये जो मॉडल है पूरा इसको फॉलो कर लिया है। दावा अधिकरण को सिविल न्यायालय की जो है वो देखेगा। दावा अधिकरण का फैसला अंतिम निर्णय होगा। दावा अधिकरण के खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकेगी। और मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। अब यूपी में दंगाइयों की खैर नहीं होगी। इतना अच्छा रोल मॉडल है कि इसे फॉलो भी किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर हम बताएं तो दिसंबर 2019 की जिस वक्त सीए और एनआरसी को लेकर लखनऊ में भी प्रोटेस्ट हुआ था और खासा आगजनी और तोड़फोड़ की गई थी। उसके बाद प्रदेश सरकार ने एक अधिनियम बनाया और उसमें ये बात साफ तौर पर लिखी गई कि जो भी लोग चिन्हित की जाएंगे उन्हीं से इसकी भरपाई करवाई जाएगी। जो भी तोड़फोड़ या फिर आगजनी में जो सरकारी संपत्ति को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया या फिर किसी की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो उनसे ही उसकी जो भरपाई है वो करवाई जाएगी, जो लोग चिन्हित किए जाएंगे। और उसी के बाद से अगर हम देखें तो लखनऊ में जगह जगह पर पोस्टर लगवा दिए गए थे उन लोगों के जो सीए और एनआरसी में प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनके पोस्टर लगवाकर उन पर साफ तौर पर सरकार ने ये बात कही थी कि हम इन्हीं लोगों से इसकी क्षतिपूर्ति जो है वो भी वसूली करेंगे। इसके बाद सरकार ने ये अधिनियम बनाया और कल सरकार ने एक दावा बना दिया है। उसमें साफ तौर पर यह कहा है कि लखनऊ और मेरठ दो जोन बनाए गए हैं जिसमें
उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों को रखा जाएगा और वहां पर जो भी दंगों के दौरान या फिर प्रोटेस्ट के दौरान या फिर किसी प्रकार की अगर जो सरकारी संपत्ति है उसे कोई क्षति पहुंचाता है तो उसको चिन्हित करके वहां पर उसकी शिकायत दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद वहां पर दावा के तहत उसकी जो जितनी भी उसकी जो भी आगे की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी करी जाएगी। और क्लियर करना चाहूंगी कि क्या सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो कार्रवाई होगी या निजी संपत्ति पर भी ये चीजें फॉलो हो सकती हैं? बिल्कुल, साफ तौर पर काजोल, इस बात को मैंने पहले भी कहा कि जो सरकारी संपत्ति के साथ साथ जो लोगों की निजी संपत्ति, जैसे कि देखा जाता है कि अक्सर प्रोटेस्ट में गाड़ियों को जला दिया जाता है जो कि आम लोगों की गाड़ियां होती हैं, तो उन लोगों का भी जो भरपाई होता है वो भी कहीं ना कहीं सरकार को ही करना पड़ता था। पहले वो जब गाड़ियां जलती थी तो उसके बाद उसके जो रजिस्ट्रेशन के कागज या फिर गाड़ी से जुड़े हुए जितने भी संबंधित कागज हुआ करते थे वो एडीजे या फिर डीएम के यहाँ जमा होते थे और उसके बाद सरकार की तरफ से उसकी क्षतिपूर्ति करी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने जो नियम बनाया है उस नियम के तहत बताना सबसे अहम बात यही होगी, यही बताना चाहेंगे कि अब जो लोग चिन्हित किए जाएंगे उन दंगों के दौरान जिन्होंने वो दंगे किए हैं या फिर जिन्होंने क्षतिपूर्तियां करी हैं, जिन्होंने क्षति पहुंचाया है सरकारी संपत्ति और प्राइवेट प्रॉपर्टीज को, उन लोगों से ही उसकी जो भरपाई है वो करी जाएगी। बिल्कुल। और नितिन, काम कैसे होगा? क्योंकि बताया जा रहा है कि जो न्यायालय है मतलब इसके खिलाफ, अधिकरण के खिलाफ कहीं और कोर्ट में भी अपील नहीं की जा सकेगी, ऐसा ये अच्छा फैसला है, तो काम किस तरह से होगा? देखिए, ये जो राज्य संपत्ति जिस तरह से मेरठ और लखनऊ में संपत्ति क्षति दावा अधिकरण का गठन किया गया है, ये दो जगहों पर इसकी बैठकें हुआ करेंगी। वहीं पर इसकी जो फाइलिंग होनी है, इससे रिलेटेड जो भी मामले होंगे उसकी फाइलिंग वहीं पर होगी और वहीं से उसकी सुनवाई होगी। इस सुनवाई के बाद बताया जा रहा है कि जो भी फैसला ये कोर्ट देती है या फिर ये जो सीट है होगी जो ये फैसला देगी, उसके बाद जो भी जो शिकायतकर्ता होगा या फिर जो भी आरोपी होगा वो आगे जाकर किसी भी दूसरी कोर्ट में या फिर उससे उच्च कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकता है। इस कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला माना जाएगा और इस फैसले के बाद ही ये तय हो जाएगा कि जिस भी व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है या फिर जिसके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है वो ही इसकी जो क्षतिपूर्ति होगी, जो उसने दंगों के दौरान सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उसकी भरपाई भी वही करेगा। तो ये लखनऊ और मेरठ दो जगहों से चलने वाली है और इसके अंदर कई सारे जिले आएंगे जहां से देखरेख करी जाएगी और इन जिलों में जो भी नुकसान पहुंचाता है दंगों के दौरान या फिर कोई भी किसी प्रकार के प्रोटेस्ट के दौरान, जो दावा अधिकरण है, क्या ये इसकी जो प्रक्रिया है वो अभी से होगी या फिर जो बीते मामले हैं उनमें भी दावा अधिकरण के जो कार्रवाई है वो हो सकती है? जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में एनआरसी और सीए को लेकर काफी प्रोटेस्ट हुआ था और काफी नुकसान भी सरकारी संपत्ति को और निजी संपत्ति को पहुंचा था। देखिए, ये जो कानून बना दिया गया था पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, जिसमें साफ तौर पर इस बात को कहा गया था कि जो भी लोग राज्य और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं उनसे ही भरपाई की जाएगी और उसी के तहत ही जगह जगह लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर पोस्टर भी लगा दिए गए थे जो लोगों ने सीए और एनआरसी के दौरान प्रोटेस्ट किया था और राज्य और सरकारी के साथ साथ निजी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया था। तो ये कानून तो प्रदेश सरकार की तरफ से पहले ही कहीं ना कहीं बना दिया गया था, इसको मंजूरी भी दे दी गई थी। अब इसकी जो सुनवाई के लिए जो बैठकें होनी है, कहां पर वो बैठक होगी, कहां पर नहीं होगी, उस पर मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है और कल शाम को मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वहां का जो ट्विटर हैंडल है, सीएमओ ऑफिस जिसे बोला जाता है, वहां से ये ट्वीट किया गया है कि मुख्यमंत्री ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। लखनऊ और मेरठ में ये कार्यालय बनाए जाएंगे जहां से इसकी सुनवाई होगी। दूसरी अहम बात, जो बीते मामले की बात आप काजोल कर रही हैं, 2019 का दिसंबर का वो मामला जब सीए और एनआरसी के पहले के जो मामले हैं, बिल्कुल साफ तौर पर काजोल मैं उसी पे आ रहा था कि साल 2019 में जो प्रोटेस्ट हुए थे उस प्रोटेस्ट के दौरान जिस तरह से सरकारी संपत्ति और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था, तो उसके लिए पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश सरकार की तरफ से ये संकेत दिए जा चुके हैं कि इन्हीं लोगों से उसकी भरपाई करी जाएगी। उसी के लिए उनके पोस्टर्स भी लगाए गए थे और जगह जगह उनके पर मुकदमे भी दर्ज हुए थे और ये भी बताया गया था कि किस व्यक्ति से कितना पैसा वसूलना है, कितना उसने नुकसान पहुंचाया है। तो उसी के तहत इसकी भी सुनवाई होगी और उन लोगों से जो आगे की जो प्रक्रिया है वो प्रदेश सरकार पूरी करेगी। नितिन, ये जो दावा अधिकरण है यानी कि आम जनता दावा कर सकती है अगर उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो क्या उन्हें ऑफिसेज में मतलब कार्यालय में जाना होगा या फिर ऑनलाइन कोई प्रक्रिया भी है?
देखिए, अभी जिस तरह से बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने इसको पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई है, मंजूरी दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, और अब देखना ये होगा कि अब इसको किस तरह से रूटीन में लाया जाता है। क्या कागजी कार्रवाई के तहत होगा या फिर ऑनलाइन प्रक्रिया होगी? क्योंकि इसके पहले जब भी देखा गया है कि जब भी इस तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं या फिर किसी की निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है या सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया है, तो जो निजी संपत्ति वाला होता था वो अपने सामान की या फिर उसकी अगर गाड़ी जली है तो उस गाड़ी के कागजों को लेकर एडीएम के यहाँ या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जाकर उसके जमा कराकर अपनी एप्लीकेशन देता था और बताता था कि मेरी वहां पर गाड़ी खड़ी थी जो कि जला दी गई है, इसकी ये क्षतिपूर्ति होती है जो मुझे सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए। और ये प्रक्रिया हमेशा से रही भी है। बीती सरकारों ने कई बार क्षतिपूर्तियां करी भी हैं, जो दंगों के दौरान या फिर प्रोटेस्ट के दौरान जो सामान को नुकसान पहुंचा है, निजी सामान को, उसका जो भरपाई है वो प्रदेश सरकार ने करी भी है। तो अब ये जो प्रक्रिया सरकार की तरफ से बनाई गई है, इसमें कहीं ना कहीं जो फाइलिंग होगी वो कागजी तौर पर ये सारी फाइलिंग करवाई जाएगी। इसीलिए जगह जगह जिस तरह से बताया गया है कि अलग अलग जिलों में भी इसकी फाइलिंग होगी और उसकी जो सुनवाई होगी, जो उसका जो दावा होगा वो जाके लखनऊ में पेश किया जाएगा और लखनऊ में इसकी सुनवाई होगी। बिल्कुल नितिन यहाँ मेरे साथ बने रहिए। चंद्रमोहन चौबे बीजेपी नेता हैं, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन जी, प्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। और ये जो आपकी सरकार ने फैसला लिया है, इसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। जी देखिए, अभी तक क्या बना हुआ था कि पूरे देश में अगर आप देखेंगी तो तुष्टीकरण के नाम पर या फिर जो है जातवाद के नाम पर तुष्टीकरण करने के लिए दंगाइयों के साथ वो खड़े दिखाई देते थे। और दंगा कहीं भी आग लगा सकता था, कहीं भी सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट कर सकता था, तोड़फाड़ कर सकता था और उसके मन में कोई भय नहीं था। वो सोचता था कि हम सब कुछ कर देंगे, उसके बाद हमें कल जमानत मिल जाएगी, फिर हम आकर जो है जमानत पे बड़े शान से फिर सड़कों पे घूमेंगे, फिर अगली बार कहीं दंगा करेंगे, फिर कहीं जलाएंगे, फिर सरकारी संपत्ति नुकसान करेंगे, फिर पुलिस अधिकारियों को मारेंगे, फिर जनता को मारेंगे। चौबे जी, तो क्या लग रहा है ये फैसला, इस फैसले को मंजूरी देने के बाद जो दंगाई हैं उनमें खौफ दिखाई देगा और वो डरेंगे अब ऐसा कुछ भी करने से? जी बिल्कुल, क्यों नहीं डरेंगे। जहाँ पहले उनका स्वागत होता था हेलीकॉप्टर से, अगर मुजफ्फरनगर में दंगा हो या किसी भी अन्य जो है जिलों में दंगा होता था तो उनके स्वागत की पूरी तैयारी के साथ हेलीकॉप्टर, जहाज या अन्य जो है साधनों से, वीआईपी साधनों से उनको जो है पूरी सुरक्षा के साथ ले जाया जाता था। उनको इससे क्या होता था, उनके मन में कहीं भी भय नहीं रहता था। उनको उनके अंदर जो है एक अपने आप स्टेटस बन जाता था, कहते थे हमारा स्वागत होता था। यानी कि उनके अंदर डर ना होकर वो और भी जो है इसको करने के लिए प्रेरित होते थे। और अन्य लोग भी कि हमें तो सजा मिलेगी नहीं, हमें हमारा कुछ होगा नहीं, ना हमारी संपत्ति को कोई नुकसान होगा, ना हमें कोई भरपाई करना पड़ेगा, ना हमें सजा मिलेगी। तो उन लोगों के अंदर पूरी तरह से भय भाग गया था। तो भय बिल्कुल भयभीत नहीं होते। चौबे जी, लेकिन फैसले बहुत लिए जाते हैं और इससे पहले भी योगी सरकार ने बहुत अहम फैसले लिए हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो अधिकारी हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, वो कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के फैसले जो हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। नहीं देखिए, जब ये आप सबकी कहानी बता रही हैं या ये सबकी बातें बता रही हैं, जब 2017 से पहले ये सब हुआ करता था। चौबे जी, मैं अभी की बातें बता रही हूँ। चौबे जी सुन लीजिए, आप जी चौबे जी सुन लीजिए, मैं अभी की बातें बता रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी सरकार में कुछ कमी से काम कर रही है या सरकार ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। सरकार बखूबी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं प्रशासन के जो पलीता लगाते हैं और ये सच्चाई है, आप इस सच्चाई से नकार नहीं सकते हैं। तो मैं यही पूछना चाह रही हूँ, जो फैसला लिया गया है कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अकाट्य है और वो कहीं से सत्य नहीं है। अगर सत्य ना होता तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर, इस तरह के जो है घुसखोर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई न होती। लगभग 700 से अधिक, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 2017 से लेकर कार्रवाई हुई है, उनके अंदर भी सुधार आया है, वो भी सुधरे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो अभी आपने कहा, बिल्कुल आप देखिएगा इस कानून के बन जाने के बाद या फिर अभी आप देखे होंगे सीए में इन लोगों ने कितना दंगा फैलाया था जी। तो सीए में, लेकिन 2-3 दिनों के बाद ये जब इन लोगों से वसूली की गई, घरों से लिया गया, इनसे सारा मुआवजा लिया गया, जो सरकारी संपत्ति जलाई थी उनका मुआवजा लिया गया,
जो हमारे पत्रकार बंधुओं का इन्होंने गाड़ी जलाया था, आपने केबिन जलाया था, उनसे कार्रवाई हुई, उनसे वसूला गया। उसके बाद से आप बताइए, सीए के विरोध पर 1 साल लगभग होने वाले हैं, उसके बाद आप बताइए कहीं भी इस प्रकार का दंगाइयों की हिम्मत करने की हुई? कहीं भी दंगा करने की इनकी हिम्मत हुई? बिल्कुल, तो यानी कि इससे जो प्रदेश है उसमें शांति भी बनी रहेगी, ऐसा आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल, भयभीन प्रीत न होत गोपाला, ये तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं कि कानून देखिए हमारे यहाँ पहले से बना हुआ था, लेकिन सरकार की मंशा दृढ़ नहीं थी। वो वोट पाने के लिए ऐसे अराजक तत्वों को बढ़ाते थे, उनका वो अपने चुनाव में प्रयोग करते थे, वो दंगा भड़काने में प्रयोग करते थे, वो अपने को सरकार को बदनाम करने में इनका प्रयोग करते थे। लेकिन जब इनके अंदर भय उत्पन्न होगा। बिल्कुल चौबे जी, यहाँ मैं रोकना चाहूंगी। दिनेश शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, बीजेपी सरकार यानी कि योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है और इसको कर्नाटक सरकार भी फॉलो कर रही है, आप इस पर क्या राय रखेंगे? जी बिल्कुल, जो मौजूदा स्थितियां हैं, जो आंदोलनों के नाम पर जिस प्रकार का वायलेंस होता है और उसके अंदर एंटी सोशल एलिमेंट तोड़फोड़ करता है, उसका राज्य की संपत्ति को, सार्वजनिक संपत्ति को, प्राइवेट संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचता है। ये एक बहुत लंबी, बहुत पुरानी समस्या चली आ रही थी, जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक क्या नाम इसके लिए कानून बनाया और आज उसको कर्नाटक सरकार भी फॉलो करने जा रही है। इस फैसले की जितनी प्रशंसा की जानी चाहिए वो कम होगी। इससे ये है कि जो तोड़फोड़ करने वाले लोग हैं, जो संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वो जरूर इससे हतोत्साहित होंगे। बिल्कुल दिनेश जी, ये जो सरकार का फैसला है, हालांकि कानून तो पहले ही बन गया था और अब कहीं न कहीं दावा अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी गई है, इससे अब आम जनता को कितना फायदा हो सकता है? क्योंकि आम जनता को फायदा इसलिए मैं पूछ रही हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब दंगे होते हैं तो आम जनता की प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान होता है, उनके वाहन जला दिए जाते हैं, घरों में तोड़फोड़ कर दी जाती है। देखिए, वैसे तो जो भी कानून बनते हैं उनका सबसे बड़ा लाभ तब है जब उनका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी प्रकार से। बिल्कुल, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी। अगर मान लीजिएगा कि हमने कानून बना लिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, यानी कि जिन लोगों ने तोड़फोड़ की उनसे वसूली नहीं हुई, जैसे कि सीएए के विरोध में उत्तर प्रदेश के अंदर गैर तोड़फोड़ हुई थी, अभी तक उस पर मुकदमेबाजी ही हो रही है, अभी उस पर नोटिस ही जारी हो रही है। इन कानूनों का लाभ तभी है जब उस पर तत्काल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो, और ये जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। दिनेश, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं ये कैसे होगा? क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा है कि कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं। देखिए, मैं सबका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं और जो सरकार के मंसूबे होते हैं उन पर पलीता वो लगा देते हैं। तो ऐसे कैसे अब आगे ये जो दावा अधिग्रहण आया है इस पर काम किया जाएगा? आपने बहुत अच्छा ये विषय उठाया है कि इसमें अधिकारियों की संलिप्तता होती है और उसको देखते हुए इस दावे को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। देखिए, इसके लिए तो जो राज्य का नेतृत्व है, जो शासन करता है, ये वहां से शक्ति पैदा होगी। राज्य के मुख्यमंत्री जी को इस बात में पूरी तरह से पर्सनल मॉनिटरिंग करनी होगी कि जो हमने टास्क दिया है आपको, वो टास्क अपने समय के अनुसार पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। होता यह है कि अधिकारी लोग दूसरे अपनी महत्वाकांक्षाओं के या दूसरे अपने संपर्कों के कारण इन विषयों को टालते रहते हैं या फिर उसमें कहीं ना कहीं अपनी भूमिका इधर से उधर कर देते हैं। कई बार अपने स्वार्थ के कारण भी कई ऐसा होता है कि चीजें ठीक नहीं हो पाती। दिनेश जी, आपका बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। चौबे जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। नितिन लगातार मेरे साथ बने हुए, मेरे सहयोगी। नितिन, जैसे कि आपने सुना है कि बीजेपी के जो नेता थे वो भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए थे। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम कानून तो लेकर आ गए हैं, अब दावा अधिग्रहण को भी मंजूरी दे दी है, लेकिन ये अब आगे कैसे बढ़ेगा, इस पर काम कैसे होगा, इसे फॉलो कैसे करवाया जाएगा, किस तरह से कार्रवाई होगी, क्या शिकायतकर्ता जब शिकायत लेकर पहुंचेंगे क्या उनकी सुनवाई तुरंत हो जाएगी, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं।
देखिए, अभी की अगर हम बात बताएं तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, तो ऐसे में नहीं लगता है कि जो ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है वो बहुत ही तेजी से इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से इसको हरी झंडी दे दी गई है कि बता भी दिया गया है कि लखनऊ और मेरठ को इसकी जिम्मेदारी दी जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी होंगे, इसके साथ ही इस विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी होंगे, जो उस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद होंगे जब मुख्यमंत्री ने फैसला लिया था, तो जाहिर सी बात है उनके कंधों पर सबसे ज्यादा बोझ आता है कि इस काम को कैसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कराकर इसको लागू कराकर इस पर काम भी शुरू कराया जाए, और जो भी नोटिफिकेशंस आ रही हैं या फिर जो भी शिकायतें आ रही हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई कराई जाए, जल्द से जल्द उनकी सुनवाई कराई जाए। लेकिन इस समय पर इसको तेजी से करा पाना ये तो कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर साबित होगा प्रदेश सरकार के लिए भी। दूसरी चीज ये है कि 2022 का विधानसभा का जो चुनाव है वो भी सामने आने वाला है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की तरफ से ये भी प्रयास होगा कि जो आने वाले दिनों में चुनावी प्रोटेस्ट होंगे, अगर सरकार को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां भी किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करती हैं, तो उन पर भी इस तरह की लगाम लगेंगी या नहीं लगेंगी, क्या उस दौरान जो भी क्षति पहुंचाई जाएगी अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को या फिर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसी प्रकार से अगर क्षति पहुंचती है, तो क्या वो भी मामले इसमें लंबित होंगे या नहीं होंगे, उनकी भी सुनवाई इसमें होगी या नहीं होगी। तो ये सारी जो रणनीतियां हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं कागज पे तैयार करी जा रही हैं, और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि इसको जल्द से जल्द और कितनी जल्दी इसको इंप्लीमेंट कराया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नितिन तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ा फैसला योगी सरकार की तरफ से लिया गया है। दंगाइयों की खैर नहीं होगी, चाहे लगातार, बिल्कुल नितिन आप मेरे साथ बने रहिए, दंगाइयों की खैर नहीं होगी, चाहे वो प्रोटेस्ट करना हो या फिर उग्र आंदोलन करना हो।